हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल। अब हम बीमार क्यों पड़ते हैं ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ बिगड़ेगी तभी तो बीमार पड़ेंगे ना। सो व्हाट इज़ हेल्थ? सो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, यानी कि एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर एक इंडिविजुअल, एक आदमी जो है वो फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी हेल्दी होता है। मतलब अच्छा होता है, वेल बीइंग होता है, मतलब कि उसकी अच्छी बन रही होती है। यानी फिजिकली भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, मेंटली भी वो डिस्टर्ब नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, और सोशली भी उसे कोई किसी भी तरह का टेंशन या तकलीफ़ नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। सो हेल्थ समझ में आ गया होगा। Next is the health of all organisms will depend on their surroundings, their physical environment, their social environment. Therefore, public cleanliness is important for individual health. हेल्थ जो है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो सबसे बड़ी बात है, हेल्थ हमारे सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, हेल्थ हमारे इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, दैट मीन्स हमारा जो डाइट होता है उस पर भी डिपेंड करता है, बट इन द सेम केस ये सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है। और हमारा एक ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास का, उस पर डिपेंड करता है। देयर सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि उसकी सोसाइटी, किस तरह की सोसाइटी में वो रह रहा है। यानी देखिए, जैसे अगर आपके आसपास की सोसाइटी में हमेशा नॉइज़ हो रहा है, या फिर हमेशा कह सकते हैं आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर सेफ़ एरिया नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा आप टेंशन में रहते हो, तो आप मेंटली और सोशली सिक होते हो। सो सोशल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है हेल्थ। पब्लिक क्लीननेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो पब्लिक क्लीननेस जो है, यानी कि सोसाइटी की क्लीनलीनेस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट भी सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। अगर हमारा सोसाइटी सही होता है तो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट भी सही होता है। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। अब हेल्दी रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या है, खुश होने की ज़रूरत है। दैट मीन्स वी नीड टू बी हैप्पी, देन ओनली वी कैन बी मेंटली हेल्दी। अगर हमें मेंटली हेल्दी रहना है तो हम खुश रहना सीखें, तो ही हम हेल्दी रहेंगे। सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इसलिए सोशल इक्वालिटी और हारमोनी भी ज़रूरत है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। देखिए, हेल्थ के लिए इंडिविजुअल डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्लीनलीनेस इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो मेंटली और सोशली हेल्दी होने की बात कही है मैंने, उसके लिए आपका एनवायरनमेंट, आपका सोसाइटी, ये हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ डिज़ीज़। अभी जो ये हम डाइट वाली बात कर रहे थे, या फिर जो बीमारी वाली बात कहेंगे, उसको वो हम डिजीज़ में पढ़ेंगे, बिकॉज डिजीज़ इज़ a word, a term which can be broken into two terms, that is dis-ease. Dis-ease means what? Disturbed ease, यानी कि आप आराम में नहीं रह सकते हैं। जब आपको आराम नहीं मिलता है, that means you have been caused diseased. Okay, so disease literally means being uncomfortable. When we find a specific and particular cause for discomfort, we call it a disease. जब हम कोई स्पेसिफिक या पार्टिकुलर कारण हमें मिल जाता है कि हाँ, इस वजह से मुझे आराम नहीं मिल पा रहा है। जैसे आपके सर में दर्द हो, तो आपको पता होता है कि मेरे सर में तकलीफ़ है, इसीलिए मुझे आराम नहीं मिल पा रहा है, हम आराम कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि हमें क्या है, हमें डिज़ीज़ है। डिज़ीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीवियर फॉर्म में ही हो, माइनर चीज़ों को भी हम डिजीज़ के अंडर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, बट दिस डजंट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशंस। तो हमें कॉज पता होता है, बट वो हम प्रेडिक्ट करते हैं। अब हमारे सर में दर्द है या हमारे पेट में दर्द है, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा, पेट में दर्द है सर, इसीलिए हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बट मे बी रीज़न कुछ और भी हो सकता है। मे बी उसके गॉल ब्लैडर में दर्द हो, मे बी अपेंडिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो
इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर कह रहे हैं किसी आदमी को कि सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट कॉज द लूज मोशन, कहने मतलब अगर किसी आदमी को लूज मोशन है तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं कि उसे डायरिया हो गया है, बट हमें एग्जैक्टली रीज़न पता नहीं है कि आफ्टर ऑल उसे लूज मोशन हुआ क्यों है. सो बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री इज़ नॉट समथिंग. It is possible to be poor health without actually suffering from a particular disease. कि अगर हम डिज़ीज़ फ्री हैं या फिर हम हेल्दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम, अगर हम डिज़ीज़ फ्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं. ठीक है, पुअर हेल्थ जो है हमारा वो डिज़ीज़ फ्री होके भी हो सकता है बिकॉज ऑफ आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, दैट इज़ वाई when we think about health we think about societies and communities. On the other hand when we think about disease we think about individual sufferers. ठीक है, जब हम डिज़ीज़ की बात कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक इंडिविजुअल किस अनकम्फर्टेबलनेस से गुजर रहा है, यानी कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ़ है पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल को, वो होता है डिज़ीज़, जो कि आपकी डाइट की वजह से या फिर अनहाइजेनिक चीज़ों की वजह से हो सकता है. बट हेल्थ, हेल्दी, ये जो टर्म है ये टर्म कम्प्लीटली आपके सोसाइटी और कम्युनिटी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, आपका एनवायरनमेंट अगर ख़राब होगा तो हो सकता है आप हेल्दी नहीं हो. नेक्स्ट इज़, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है. स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसका आंसर क्या होगा. फॉर गुड हेल्थ वी नीड सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी. ओके, स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़. तो डिजीज़ फ्री होने के लिए क्या ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज. ओके, so disease and health is both a different terms. Okay, next let's study about disease and its causes. When there is a disease, either the functioning of one or more systems of the body will change for the worse. These changes give rise to signs of disease. जब भी डिजीज़ होगा, अगर हमें कोई बीमारी होगी तो या तो किसी एक या एक से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन या बॉडी सिस्टम का फंक्शन रुक जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, मतलब कि वो बद से बदतर हो जाएगा. ठीक है, दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस होगा ये क्या है, ये चेंजेस ही हमें साइन देता है कि हाँ हमें डिजीज़ हुआ है. अब क्या है, अब किसी को पता थोड़ी चल रहा है कि हाँ उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या फिर, या किसी को थोड़ी पता है कि स्टोन, उसे दिखता थोड़ी है कि उसे स्टोन हो गया है. ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या कहीं भी किसी बॉडी ऑर्गन में जब स्टोन हो जाता है तो वो कैसे पता चलता है, उसके सिम्टम से पता चलता है, जब उन्हें पेट में कंटिन्यूस दर्द होते रहता है. ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स होता है, ये सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स आर द साइंस ऑफ द डिजीज़ और सिम्टम्स आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग. तो ये जो हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है और हमें पता चलता है, जो साइंस है, ये जो हमें सिग्नल बॉडी हमें देता है कि हाँ प्रॉब्लम है आपके बॉडी में कहीं, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें पता चलता है कि अच्छा हमें डिजीज़ हुआ है. जब हम इसकी जांच कराते हैं तो ये जो साइंस होते हैं इसे ही हम कहते हैं सिम्टम्स. अब जैसे किसी को डायबिटीज़ होता है तो कैसे पता चलता है, तो उसे सिम्टम्स ऑब्ज़र्व करना पड़ता है. वो सिम्टम्स ऑब्ज़र्व करता है कि हाँ बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत वीकनेस फील होता है, तब जाके वो क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा हाँ सिम्टम्स देख के ऐसा लग रहा है कि इन्हें डायबिटीज़ है. ठीक है, सो हेडेक, कफ, लूज मोशन, वुंड विथ पर्स, दीज आर ऑल सिम्टम्स. हेडेक जो होता है तो उसके ये भी सिम्टम्स है, बहुत सारी बीमारी का सिमिलर सिम्टम्स हो सकता है. सो दिस इंडिकेट दैट देयर मे बी ए डिजीज़ बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज़ इज़. तो सिम्टम्स से हमें ये पता चलता है कि हाँ कोई ना कोई खराबी है, कोई ना कोई डिजीज़ है, बट कौन सा डिजीज़ है ये हमें पता नहीं चल सकता सिम्टम्स से. ये हमें टेस्ट कराने पे पता चलता है या डॉक्टर्स के कहने पे हमें पता चलता है कि आफ्टर ऑल हमें कौन सा डिजीज़ हुआ है. डॉक्टर्स एग्जामिन द सिम्टम्स टू फाइंड आउट पार्टिकुलर डिजीज़. हम नॉर्मल लोग ये बातें नहीं बता सकते कि हमें कौन सा डिजीज़ हुआ है, बट डॉक्टर्स ये पता लगा लेते हैं हमारे सिम्टम से कि कौन सा पार्टिकुलर डिजीज़ से
वो इंडिविजुअल गुजर रहा है, ठीक है। फिजिशियंस विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। और ये डॉक्टर्स जो है ये फिजिशियंस की हेल्प लेते हैं, जहाँ लेबोरेटरी टेस्ट होता है, चाहे वो यूरिन टेस्ट हो, चाहे वो आपका स्टूल टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो, इन सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर को एग्जामिन कर लेता है कि आखिर कौन से डिजीज़ से वो इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है, ठीक है। सो डिजीज़ भी बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ द एक्यूट डिजीज़। सो डिजीजेस विच लास्ट फॉर ओनली अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर एक्यूट डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, ब्रोकन बोन, हार्ट अटैक एट्सेट्रा। ऐसी डिजीज़ जो बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब आसानी से क्योर हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये सब क्या होता है, ये रेगुलर हमें होते रहता है, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, तो ये क्या है, एक्यूट डिजीज़ है। नेक्स्ट इज द क्रोनिक डिजीज़। व्हाट इज क्रोनिक डिजीज़? तो डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम even as much as a lifetime are called the chronic disease like elephantiasis, diabetes etc. तो ऐसी डिजीज़ जिसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है, जो आपको लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग चलते जाएगा, दैट इज़ क्रोनिक डिजीज़। जस्ट फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, इंडिया का सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला डिजीज़ है डायबिटीज़। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है डायबिटीज़ से अभी सफ़र कर रहे हैं। So diabetes is a chronic disease. Acute and chronic diseases are different effects on our health. Acute and chronic diseases have different effects on our health. Acute disease का और chronic disease का अलग अलग effect होता है हमारे health पे. Acute disease which over very soon will not have time to cause major effects on general health, while chronic disease will do. अब क्या है कि एक्यूट डिजीज़ जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो हमारे अदर ऑर्गन्स और अदर बॉडी पार्ट्स को या अदर सिस्टम्स को ख़राब कर सके या हमें नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। इसका मेजर इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होता है ये लंबे समय तक चलता है, तो इस वजह से क्या होता है, क्रोनिक डिजीज़ की वजह से बाकी के ऑर्गन्स, बाकी के सिस्टम्स पे भी असर पड़ता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। Chronic diseases have very drastic long-term effects on people's health as compared to acute disease. Chronic disease का बहुत ही drastic, वो भी long term effects होता है, जैसे कि डायबिटीज़ का। अब डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है, उन्हें कोई भी ऊंड या कोई भी जख्म होगा तो वो जल्दी नहीं भरता है। वाई? बिकॉज ऑफ शुगर, जो हम लोग बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट का घाव जल्दी नहीं भरता है, ठीक है। Next is non-infectious disease. Next is cause of diseases. So अब ये डिजीज़ का कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द इमीडिएट कॉज, अनहेल्दी बॉडी, लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, पैथोजेंस, नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा। ये सारे क्या है, इमीडिएट कॉज है जो तुरंत किसी डिजीज़ को जनरेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज दैट मीन्स कि ये कॉजेज डायरेक्टली नहीं करता है डिजीज़ कॉज, बट एक कारण बनता है डिजीज़ कॉज होने का, जस्ट लाइक पॉवर्टी, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज एट्सेट्रा। Third is the infectious causes. Infectious causes are external causes like microbes or microorganisms. ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेक्शन की वजह से होगा, ठीक है। जिसका कॉज कौन होगा, एक्सटर्नल मीडियम होगा इसका, जैसे कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड द इन्फेक्शियस एजेंट्स। जिन माइक्रोब्स की वजह से डिजीज कॉज होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। Diseases where immediate causes are microbes are called infectious diseases. ठीक है। ऐसी diseases जहाँ पे microbes immediate cause भी हो सकता है, because microbes can spread in the community and the disease they cause will spread with them. microbes जो है वो फैलता है, ज़्यादातर microbes से होने वाले diseases क्या होते हैं, फैलने वाले होते हैं, यानी कि pandemic diseases होते हैं और communicable diseases होते हैं, ठीक है। they cause will spread with them. Next is non-infectious diseases. Non-infectious causes are mostly internal like genetic abnormalities, lack of vitamins and minerals etc. ठीक है।
तो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी ऐसे कॉजेज़ जो कि इन्फेक्शन नहीं फैलाता, यानी ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट नहीं हो सकता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकता है, किसी भी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकता है, किसी भी पोस्चर की वजह से, रॉन्ग पोस्चर की वजह से हो सकता है। ठीक है, सो इन्फेक्शियस डिजीज कॉजेज़ जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेज़ कॉज करते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कॉज करते हैं। So the ways in which disease spread and the ways in which they can be treated and prevented depend a lot on whether the immediate causes are infectious or non-infectious. जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि इन्फेक्शियस कॉज है या नॉन इन्फेक्शियस कॉज है, इसी पे डिपेंड करता है कि डिजीज़ फैलेगा या नहीं फैलेगा। Here is the peptic ulcers and the Nobel Prize. ये थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज यहाँ दिया हुआ है। ये पेप्टिक अल्सर्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये डिज़ीज़ बहुत ही बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ हुआ करती थी, जिसका पहले कोई इलाज नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। फॉर मेनी ईयर्स एवरीबडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर्स विच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम वेयर बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल रीजन्स। बहुत सालों तक तो लोगों को ऐसा लगता था कि जो ये पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ना, पेप्टिक अल्सर जिसके कारण एसिडिटी रिलेटेड पेन होता है, दैट मीन्स पेट में दर्द होता है, पेट में ब्लीडिंग होती है, ये जो हमारा स्टमक होता है ना, ठीक है, ये स्टमक के बाद ये स्टमक से बाहर जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट निकलता है, दिस इज कॉल्ड द ड्यूडेनम पार्ट जो होता है, यहाँ पे ड्यूडेनम में ब्लीडिंग जो होती है। ठीक है, यह इस डिजीज़ में यही होता था। तो लोगों को लगता था कि ये उनके लाइफस्टाइल के वजह से हो रहा है, उनके रहन सहन के तरीक़ों के वजह से हो रहा है। एवरीबडी थॉट दैट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू अ लॉट ऑफ एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक एंड इवेंचुअली कॉज पेप्टिक अल्सर्स। ऐसा कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा स्टमक जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl प्रोड्यूस करते थे, और इस HCl के वजह से पेप्टिक अल्सर्स होता था। ठीक है, देन 2 ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी। फिर जो 2 ऑस्ट्रेलियंस आए और इन्होंने ये डिस्कवर किया एक बैक्टीरियम। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, एक बैक्टीरियम जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स। इन्होंने पता लगाया कि पेप्टिक अल्सर्स का रीज़न लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि इसका रीज़न एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ये 2 ऑस्ट्रेलियंस थे कौन, रॉबिन वारेन and Barry Marshall. Okay, so Robin Warren, born in 1937, a pathologist from Perth, Australia, saw these small curved bacteria in the lower part of the stomach in many patients. He noticed that signs of inflammation were always present around these bacteria. तो इन्होंने ये पता लगाया कि जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है ना, उसमें ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है उन पेशेंट्स में जिन्हें पेप्टिक अल्सर्स है। ये एक पैथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने नोटिस किया कि ये जो इन्फ्लामेशन यानी जो जलन है, ये जलन वाली साइंस कहाँ नज़र आती है, जहाँ ये बैक्टीरिया होते थे उसी के आसपास वो इन्फ्लामेशन हो जाता था। बैरी मार्शल, अ यंग क्लिनिकल फेलो, बिकेम इंटरेस्टेड इन वॉरेन्स फाइंडिंग्स। तो वॉरेन ने जब इस चीज़ का पता लगाया तो इस चीज़ में इंटरेस्ट किसने लिया, बैरी मार्शल ने। ठीक है, बैरी मार्शल ने इंटरेस्ट लिया और एंड सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दिस सोर्सेज। और वहाँ से पेशेंट के स्टमक से उन्होंने इस बैक्टीरिया को बाहर निकाला टेस्ट के लिए। और इन ट्रीटमेंट स्टडीज मार्शल एंड वॉरेन शोड दैट पेशेंट्स कुड बी क्योर्ड ऑफ पेप्टिक अल्सर ओनली व्हेन द बैक्टीरिया वेयर किल्ड ऑफ फ्रॉम द स्टमक। और तब इन्होंने ये डिस्कवरी किया कि ठीक है, अगर इस बैक्टीरिया को ही मार दिया जाए तो फिर पेप्टिक अल्सर्स का रीज़न जो है, कॉज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट्स क्योर हो सकते हैं। सो थैंक्स टू दिस पायोनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन that peptic ulcer disease is no longer a chronic, frequently disabling conditions, but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics. तो इन्होंने क्या किया, एक मेडिसिन बनाया, ड्रग्स, जिस एंटीबायोटिक था वो, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया को मारे, जो ड्रग्स बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है,
तो इन्होंने ऐसा एंटीबायोटिक बनाया जिससे कि पेप्टिक अल्सर्स का ट्रीटमेंट हो सके. For this achievement, Marshall and Warren received the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 2005 और 2005 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला. और तब से ये जो डिज़ीज़ है ये क्रोनिक डिजीज़ नहीं रहा बल्कि एक एक्यूट डिजीज़ हो गया है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मिल गया. सो अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपको करने के लिए. फर्स्ट इज, डू ऑल डिजीजेज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन? ऑब्वियसली नॉट. सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होंगे वही स्प्रेड होगा, अदरवाइज नॉन इन्फेक्शियस यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होगा. व्हाट आर द डिजीजेज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग? तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जो स्प्रेड नहीं होता. तो डायबिटीज़, ठीक है, आपका हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो कि स्प्रेड नहीं होंगे, यानी विटामिन्स की कमी के वजह से या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जितने भी डिजीज़ होंगे वो सारे स्प्रेड नहीं होंगे. हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीज़ दैट डोंट स्प्रेड बाय कंटैक्ट विद अ सिक पर्सन? अभी बताया मैंने, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे और जो डाइट में कमी के वजह से जो डिजीज़ होंगे वो स्प्रेड नहीं होंगे. So what are infectious diseases? Those diseases which are caused by infectious agents are called infectious diseases. अब ये infectious agents क्या क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, मल्टीसेलुलर वर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो कि हमने डाइवर्सिटी चैप्टर में ऑलरेडी बताया हुआ है. नेक्स्ट इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स. बैक्टीरिया से कॉज होने वाले बीमारियों का नाम टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी एंड एंथ्रैक्स. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट ये मेन जो डिजीजेज है उनका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है. फंगाई, इट कॉजेज स्किन इन्फेक्शंस. जितने भी स्किन इन्फेक्शंस होते हैं उनका ज़्यादातर रीज़न फंगस होता है, ठीक है. प्रोटोजोअन डिजीज, मलेरिया, काला आजार. वर्म्स कॉजेज डिजीजेज लाइक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, एलिफेंटियासिस. ओके, ये देखिए एजेंट्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. ये है पिक्चर ऑफ सार्स वायरस. ये वही सार्स वायरस है जिसका एक फैमिली मेम्बर कौन है, हमारा कोविड-19. ये पिक्चर ऑफ लेशमैनिया, द प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज काला आजार. पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई, द बैक्टीरिया विच कैन कॉज द एक्ने. ये है पिक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा जो कि एक प्रोटोजोवन है. दिस इज द पिक्चर ऑफ एडल्ट राउंड वर्म, ये एक एस्केलमेंथिस है. दिस ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीजेस. ओके, next is the members of each group like virus, bacteria, fungi etc. have many biological characteristics in common. Therefore it is necessary to categorize these infectious agents in deciding what kind of treatment to use. अब इतने सारे infectious agents हैं, causing agents हैं, disease causing agents जो disease cause करते हैं, तो इन सब में कुछ तो common होगा biological characteristic जिन्हें हम कैटेगराइज कर सके ताकि हम इनका ट्रीटमेंट उस हिसाब से कर सके कि किस ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी के लिए हमें कौन सा ड्रग्स देना होगा, कौन सा मेडिसिन देना होगा. ठीक है. सो मेनी लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप. एक ही ग्रुप में जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो एक ही ग्रुप में जितने भी मेंबर्स आते हैं उनका लाइफ प्रोसेसेस सेम होता है. एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. ठीक है. अब जैसे प्रोटोजोअन एक कैटेगरी हो गया, प्रोटोजोअन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनसे होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए हम एक मेडिसिन बना दी है. ठीक है. अब इस मेडिसिन से क्या होगा, जितने भी प्रोटोजोअन्स होंगे जो बीमारी कॉज करते हैं, ये मेडिसिन देने से एक ही मेडिसिन से उन सारे बीमारियों से क्योर किया जा सकता है. ठीक है. बट सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट द माइक्रोब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप. अब वहीं पे अगर कोई ऐसा बीमारी है जो वायरस की वजह से हो रहा है तो ये मेडिसिन वहाँ पे काम नहीं करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल, मेनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स.
द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड्स द सेल वॉल। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था, बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग होता है वो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो बैक्टीरिया से कॉज होने वाले जो डिजीज़ होते हैं उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक ऐसा सेल वॉल बना लेता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। बट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ये एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसा ड्रग है जो क्या करता है, बैक्टीरिया की इसी एबिलिटी को ब्रेक कर देता है कि वो सेल वॉल डेवलप ही नहीं कर पाता, सेल वॉल बना ही नहीं पाता है, और इस वजह से बैक्टीरिया इजीली मर जाता है। एंड एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया डाई इजीली एंड ह्यूमन सेल्स डोंट मेक ए सेल वॉल एनीवे, सो पेनिसिलिन कांट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। और हमारे अंदर तो सेल वॉल होता ही नहीं है, इसलिए पेनिसिलिन हम पे काम करता नहीं, यानी हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसका, ठीक है। ऑल द बैक्टीरिया विच मेक सेल वॉल पेनिसिलिन वर्क अगेंस्ट देम। जितना भी बैक्टीरिया सेल वॉल बनाता है पेनिसिलिन उनके ऊपर असर करेगा ही करेगा। मेनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मेनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रैदर दैन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत सारे स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बैक्टीरिया पे काम करेगा बाकी दूसरे स्पीसीज पे नहीं करेगा। एक एंटीबायोटिक बहुत टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज बट वायरसेस डू नॉट यूज दीज पाथवेज एट ऑल। वायरस इनमें से कोई भी पाथवे नहीं लेता है, वो इस तरीके से बीमारी नहीं फैलाता है। दैट्स वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। अब हम एंटीबायोटिक्स से वायरल इन्फेक्शंस को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वायरस जो है वो सेल वॉल बनाता ही नहीं है, तो पेनिसिलिन का वहाँ पर कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। सो आपने देखा होगा दो तरह का फीवर होता है, एक होता है वायरल फीवर, एक होता है बैक्टीरियल फीवर। अगर हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमें बैक्टीरियल फीवर है या वायरल फीवर है तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन खाते जाते हैं, कभी कभी हमें असर नहीं होता। क्यों नहीं होता, हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं बट एक्चुअली में हमें वायरल फीवर होता है और उस पर वो असर नहीं करता, ठीक है। सो आगे क्या है, नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, ये तो एजेंट्स हो गए, लेकिन ये एजेंट्स हम इंसानों तक पहुंचता कैसे है। फर्स्ट मीन्स और फर्स्ट मीडियम इज द थ्रू एयर। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स स्प्रेड थ्रू एयर। हवा में होते हैं ये माइक्रोब्स, ठीक है, और हवा के थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। थ्रू ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और कफ्स। अब एक ऐसा कोई आदमी यानी कि एक पेशेंट जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रखा है, जब वो स्नीज करेंगे यानी कि जब वो खांसेंगे या छींकेंगे तो उनके नोज से या माउथ से जो ड्रॉपलेट्स आएगा वो ड्रॉपलेट्स हवा के थ्रू अगर उसके आसपास कोई हेल्दी पर्सन है तो उसको अफेक्ट कर सकता है, ओके। सो दीज डिजीजेज आर कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीजेज। तो ऐसे डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो एयर से फैलता है उसे हम कहते हैं एयरबोर्न डिजीजेज। एग्जाम्पल कोविड-19, आपने बहुत सुना होगा इस बारे में, है ना, बहुत जानते होंगे आप, क्योंकि ये हाल फिलहाल का सबसे बड़ा पेंडेमिक डिजीज़ था जो कि एकदम रफ्तार से स्प्रेड किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एट्सेट्रा। ये देखिए यहाँ पे उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये एक पेशेंट है, जब ये स्नीज करता है तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवापोरेट्स टू ड्रॉपलेट न्यूक्लिया इन दिस जोन। ड्रॉपलेट्स न्यूक्लिया कैरिड इन एयर करेंट्स फॉर मिनट्स टू आवर्स। घंटों तक हवा में ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ग्राउंड पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। सो एयर ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर ईजियर टू कैच द क्लोजर वी आर टू द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के जितने पास होंगे, जितने करीब होंगे, हमारा उतना चांस है कि हमें वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। तो इससे आप क्या करेंगे, दूसरों को प्रोटेक्ट करेंगे। सेकेंड इज थ्रू वाटर। डिजीजेज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू भी बीमारियां फैल सकता है। इफ एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज cholera get mixed with drinking water, then cholera causing microbes will enter a healthy person through water and cause disease in them. अगर किसी आदमी को बीमारी है जैसे कि कोलेरा और वो पेशेंट जो है उसका यूरिन का कुछ ड्रॉप्स भी अगर किसी ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाता है और वो वाटर हम पी लेते हैं तो क्या होगा, वो माइक्रोब्स हमारे अंदर, एक हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा और उसे भी वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है।
इसलिए देयर इज़ द 5 F's व्हाट इज़ टू बी डन. फर्स्ट इज जो फीकल मैटर्स होते हैं, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्सेस, ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली फ्लूइड के थ्रू. सो प्रोटेक्ट द वाटर सोर्सेस, जितने भी वाटर के सोर्सेस है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और वाटर को सेफली स्टोर करके भी रखना चाहिए. सेकेंड इज द फिंगर्स, फ्लूइड के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू भी फैल सकता है. वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड. वॉश हैंड्स आफ्टर डिफिकेशन. वॉशरूम के बाद आप अपना हैंड वॉश कीजिए और खाना बनाने या खाने से पहले भी हाथ वॉश कीजिए. थर्ड इज़ द फ्लाइज. ये फीकल मैटर डायरेक्टली तुम्हारे पास आएंगे नहीं ना, ये इन्हीं मीडियम्स के थ्रू आते हैं. ठीक है. थर्ड है फ्लाइज. कवर द फूड, कंट्रोल द फ्लाइज. मतलब या तो आप फ्लाइज कंट्रोल यानी कि स्प्रे वगैरह मारते रहिए घर में, या फिर और इसके साथ साथ खाने को कवर करके रखिए, बिकॉज अनकवर्ड फूड पे फ्लाइज बैठेंगे तो उनके लेग्स में जो फीकल मैटर है वो आपके फूड में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर उससे आपको डिजीज़ हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द फिल्ड. क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़. फिल्ड्स में भी होते हैं, इसलिए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को मार्केट से लाने के बाद वॉश करके ही खाएं. अवॉइड ओपन डिफिकेशन. खुले में शौचालय ना जाएं. नेक्स्ट इज़ द फ्लूइड एंड आई थिंक ऊपर भी फ्लूइड था ना. yes, this is also the fluid that is the proper drainage system. यहाँ पर ये फ्लूइड किसके लिए? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए और वाटर ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी डिजीज हो सकता है. माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और एड्स आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये बीमारियां जैसे कि सिफिलिस और एड्स फैलते हैं. व्हाट इज़ एड्स? एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है. एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पीपल और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. ज़रूरी नहीं है कि एड्स सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही फैले. एड्स जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के किसी भी पर्सनल चीज़ों को यूज़ करने से भी फैल सकता है. ठीक है. दीज आर द कॉमन मेथड्स. यहाँ आप देख सकते हो. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय एयर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय फूड, मॉस्किटो, इंसेक्ट, रैपिड एनिमल्स. ओके. जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें रेबीज जिनमें होता है उनसे भी बीमारियाँ होती हैं. Many diseases are transmitted by animals which carry infecting agents from a sick person to another healthy person and such animals are called vectors. जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी इन्फेक्शन एजेंट को किसी ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाते हैं तो उन एजेंट्स को क्या बोलते हैं? वेक्टर्स. तो ये वेक्टर्स जो होते हैं ये खुद इन्फेक्टेड नहीं होते हैं उस बीमारी से. ठीक है. उस ऑर्गेनिज्म से, बल्कि ये सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं उसको एक जगह से एक हेल्दी ह्यूमन तक. ओके. फॉर एग्जांपल मॉस्क्वीटो. मॉस्क्वीटो से होने वाली बीमारी सबसे फेमस मलेरिया. ये क्या करता है? ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड सक करता है और उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसको अपने अंदर ले लेता है और जब ये किसी हेल्दी पर्सन को सक करने जाता है तो उसके अंदर फिर ये क्या करता है? इस प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है और ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम इस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाता है. और ऐसा नहीं है कि मॉस्क्वीटो को मलेरिया हो जाएगा. मॉस्क्वीटो को मलेरिया नहीं होता बिकॉज इट्स अ वेक्टर. ओके. नेक्स्ट इज ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लाइक बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस एंटर फ्रॉम एयर वाया द नोज एंड इन्फेक्ट आवर लंग्स. बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं ना, तरह तरह के माइक्रोब्स अलग अलग पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है. अब जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है वो एयर से हमारे नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स तक जाता है. अब जो टाइफॉइड कॉज करेगा वो बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू हमारे गट तक जाएगा. इसी तरह कुछ वायरस गोज टू लीवर एंड कॉज जॉन्डिस. ठीक है. हर बॉडी पार्ट्स को हर ऑर्गेनिज्म इफेक्ट नहीं करता है, वो किसी स्पेसिफिक पार्ट को ही इफेक्ट करता है. बट इन सम अदर केसेस लाइक एड्स, HIV comes into body via sexual organs and spread to lymph nodes all over the body. किसी दूसरे केस में जैसे कि हम एड्स की बात करें तो यहाँ पे HIV जो है यानी
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है ये सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू बॉडी में एंटर करता है और बॉडी के पूरे लिम्फ नोड्स में फैल जाता है, ठीक है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू मॉस्क्विटो बाइट विल गो टू लिवर एंड टू आरबीसी। और जो मलेरिया कॉज करता है, यानी कि जैसे मैंने पीछे बताया था, जो मॉस्क्विटोज होते हैं, कौन सी मॉस्क्विटो, एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्विटो जो होते हैं ये कैरियर होते हैं, यानी वेक्टर्स होते हैं मलेरियल एजेंट्स के, ठीक है। एंड ये विल इसका जो प्लाज्मोडियम होता है, यानी इसमें जो एजेंट होता है इन्फेक्शियस, वो क्या होता है, लिवर तक पहुंचता है थ्रू आरबीसी। वायरस कॉजिंग एनसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर ऑल्सो एंटर थ्रू मॉस्क्विटो बाइट बट इन्फेक्ट द ब्रेन। ये इंसेफेलाइटिस और जिसे हम ब्रेन फीवर कहते हैं, ये जिस वायरस से कॉज होता है, ये वायरस भी मॉस्क्विटो के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है, बट ये इन्फेक्ट कहाँ करता है, ब्रेन पे जाके, बाकी बॉडी पार्ट्स पे नहीं करता है। तो ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं ये ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज विल थस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट्स। तो जो साइंस और सिम्टम्स होंगे ना डिजीज़ के, वो उसी ऑर्गन में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे माइक्रोब्स जो है टारगेट करता है, जहाँ जाके वो आपको इन्फेक्ट करता है। इफ़ द लंग्स आर द टारगेट्स देन द सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीदनेस, ठीक है। अगर लंग्स पे टारगेट हुआ है तो आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि कफ या ब्रीदलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ, ये सब देखने को मिलता है। इफ़ द लिवर इज़ टारगेट, अगर इन्फेक्शियस एजेंट ने लिवर को टारगेट किया है तो देयर विल बी जॉन्डिस। इफ़ द ब्रेन इज द टारगेट वी विल ऑब्जर्व हेडेक्स, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। फिट यानी कि मूर्छित हो जाना, यानी कि बेहोश हो जाना जो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब होगी, अगर ब्रेन को टारगेट किया है तो देखने को मिलेगा हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब। In response to these infections, our immune system get activated and starts to recruit many cells to the affected tissue to kill off the disease-causing microbes. अब जब कोई इन्फेक्शन हमें हो जाता है तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर कर जाता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है। और वो जो हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटिक होते हैं, यानी कि इम्यून सेल्स जो हमें डिजीज़ से फाइट करने में मदद करते हैं, उन सेल्स को उस अफेक्टेड टिश्यू के पास भेजते हैं ताकि वो ये जो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, उसको मार सके, ठीक है। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको, अब जैसे कि देखिए ये एक पार्ट है, यानी आपका लंग्स या फिर कहिए ये आपका स्टमक हो गया। स्टमक में किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया और हमारे इम्यून सिस्टम ने यहाँ पर फैगोसाइटिक सेल्स को भेज दिया है। किस लिए, ताकि वो इन बैक्टीरिया के ऊपर काम कर सके, हमारे बॉडी को बचा सके इन बैक्टीरिया से। अब ये यहाँ आकर के क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं इसको खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खाने का मतलब ये हुआ इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, इसकी एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करेंगे। और इस रोकने के क्रम में क्या होगा, यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा हमारे अंडर ये इनर एपिथेलियम में, ठीक है। यानी कि स्टमक में जो सेल्स है, हमारा स्टमक सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो इन्फ्लेमेट हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इसी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है, ठीक है, दर्द होता है, फिर हमें पता चलता है। सो एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन। और इस वजह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन होगा, एंड जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर, और टेम्परेचर चेंज हो जाने के कारण बॉडी में फीवर भी आता है, ठीक है। In some cases, tissue specificity of the infection leads to very general seemingly effects, like in case of AIDS, HIV damages immune system and body no longer fight off the many minor infections and thus common cold become pneumonia. किसी किसी केस में जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि HIV वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, HIV वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। जो T4 सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, इसको ही डैमेज कर देता है। और इस कारण क्या होता है, हमारा बॉडी उससे लड़ ही नहीं पाता वायरस से, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो गया है तो बॉडी खुद का प्रोटेक्शन क्या करेगा,
तो इस केस में क्या हो जाता है कि छोटे से छोटे इन्फेक्शंस भी बड़ा हो जाता है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो जिसको हम इजीली कोप अप कर जाते हैं वो भी क्या न्यूमोनिया का रूप ले लेता है। छोटा सा माइनर गट इन्फेक्शन जो होता है उससे डायरिया हो जाता है, ब्लड लॉस होने लगता है और अल्टीमेटली बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। अब उस वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां एक्स्ट्रा हो जाएंगी और दिस लीड्स टू द डेथ। दिस किल्स द पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो एड्स की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, डेथ। ये फैटल डिजीज़ क्यों है, बिकॉज एड्स हमारा इम्यून सिस्टम को ही ख़राब कर देता है और इस वजह से हमारे बाकी छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत भयावह हो जाती है, बड़ी हो जाती है और उस वजह से एक आदमी की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज सीवियरिटी ऑफ डिजीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। अब कोई डिजीज़ कितना सीवियर है, कितना तेज़ है, यानी कि कितना भारी मात्रा में हमें इन्फेक्ट किया है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स में माइक्रोब्स एक इंसान के, एक इंडिविजुअल के बॉडी में एंटर किया है। इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन बॉडी इज़ वेरी स्मॉल द डिजीज़ में बी माइनर और अननोटिस्ड। अगर बहुत कम मात्रा में माइक्रोब्स है तो डिजीज़ कभी कभी क्या होता है ना कि माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आते हैं और चले भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उतना इनफ है कि उस माइक्रोब से लड़ सके। हमें कब पता चलता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम उन माइक्रोब से नहीं लड़ पाता, वीक पड़ जाता है, तब हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, तब हम तब हम कहते हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं। ठीक है, बट इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ लार्ज, अगर माइक्रोब्स जो हमें इन्फेक्ट कर रहा है उसका नंबर्स ज़्यादा है, द डिजीज़ कैन बी सीवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो इतना सीवियर भी हो सकता है बीमारी कि वो हमारी जान भी ले सकता है। ठीक है, सो द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी। तो इम्यून सिस्टम बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितने माइक्रोब्स आए हैं, कितने माइक्रोब्स ने हमें इन्फेक्ट किया है। ठीक है, सो ये तो हो गया डिजीज़। अब क्या है कि अब डिजीज़ जब हो ही जानी है तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट भी तो होनी है। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट? देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने का दो तरीका है। पहला तो वन वुड बी टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिजीज़। अब जब डिजीज़ हो गया तो उसके इफ़ेक्ट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इन दिस केस डॉक्टर्स प्रोवाइड द ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं इस केस में, हमें कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि उस डिजीज़ से होने वाली सिम्टम्स क्योर हो जाता है। एंड द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये सिम्टम्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन के वजह से होता है। ठीक है, जलने के वजह से होता है। अब ये जलना मतलब आग से जलना नहीं, ये जो हमारा इम्यून सेल्स होते हैं और जो फॉरेन सेल्स जो बाहर से आए हुए हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, इनके बीच में जो बॉडी में फाइट होती है, इस वजह से उसके आसपास के रीजन में जो नुकसान होता है उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स गो अवे एंड द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड। फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स। अब ये जो सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट होता है ये अपने आप इन्फेक्टिव माइक्रोब्स को नहीं भगाएगा। ठीक है, सिम्टम्स क्योर कर देने से माइक्रोब्स थोड़ी भाग जाएगा। अगर हमारे पेट में दर्द है, बैक्टीरिया है हमारे पेट में और दर्द हो रहा है, तो हमें जो डॉक्टर दवाई देंगे वो पेन किलर देंगे। पेन किलर से क्या होगा, हमें दर्द का एहसास नहीं होगा, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारे पेट से बैक्टीरिया चला गया। नहीं, हमें उसके लिए उन बैक्टीरिया को मारना होगा। ठीक है, सेकेंड इज द टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़। अभी जैसे कि कहा मैंने, बैक्टीरिया को मारना होगा, सो इसके लिए मेडिसिन का यूज़ होगा। यूज़ द मेडिसिन विच किल्स द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को मार दे ऐसा मेडिसिन हमें लेना होगा। वी यूज़ द मेडिसिन विच ब्लॉक्स द एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस ऑफ माइक्रोब्स विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। लेकिन मेडिसिन्स भी हम कैसा यूज़ करेंगे? ऐसा मेडिसिन्स जो कि उस माइक्रोब्स के लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करे, एक ह्यूमन के यानी हमारे लाइफ प्रोसेस को इफेक्ट ना करे। ठीक है, वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन, दैट्स व्हाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन्स इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स। अब क्या होता है ना, सबसे डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। तो जब वायरस हमें इन्फेक्ट करता है
तो वायरस की खुद की जो प्रोसेस होती है ना, बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होती है, यानी उसके बॉडी का कोई फंक्शंस होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरस तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ही एक्टिवेट होता है। जब वो बॉडी के बाहर होता है तो वो तो खुद ही इनएक्टिव रहता है, तो वो हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को ही यूज़ करके ज़िंदा रहता है। तो अगर हम उसको मारने के लिए मेडिसिन बनाएंगे तो वो हमारे बॉडी को भी इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स। ठीक है। सो वायरस एंटर our cells and use our machinery for their life processes. Okay, although we have the cure for most of the disease, there are 3 limitations of this approach to dealing with infectious disease. चूँकि हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ के लिए क्योर है, ठीक है, उपचार है, बट स्टिल 3 चीज़ें हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ से लड़ने में बाधा आती है। ठीक है। पहला है, once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recovered completely. ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब किसी को कोई डिजीज़ होती है तो उसका बॉडी फंक्शंस जो होता है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है और फिर वो कभी रिकवर नहीं हो पाता वो चीज़, यानी उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है। ठीक है। ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, डिजीज पर्सन इज़ लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम इवन इफ़ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है। डिजीज पर्सन जो है उसको हो सकता है बिस्तर पकड़ के ही रहना पड़े, बेड रेस्ट में उसे रहना पड़े कुछ समय के लिए, अगर हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर भी। पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। अब अगर एक को इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया है तो वो पेशेंट जो है वो एज ए सोर्स हो जाता है किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के लिए, क्योंकि उससे वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है दूसरे हेल्दी पर्सन तक। सो दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफ़िकल्टीज़। तो ऊपर से ये जो ऊपर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो फिर से बढ़ जाएंगी। ठीक है। सो कंसिडरिंग द अबव प्रॉब्लम, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ बेटर देन क्योर। तो इन चीज़ों को देख के हम ये कह सकते हैं कि चार ढूंढने से बेटर है कि हम बीमारी को ही रोक दें। देयर आर 2 ways टू प्रिवेंट द डिजीज़। कैसे रोकेंगे? 2 तरीके हैं, पहला जनरल वे, दूसरा वे स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़। एक तो जनरल वे है कॉमन, जो हम हर बीमारी को कुछ हद तक रोकने के लिए फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा है किसी एक बीमारी के लिए स्पेसिफिक कोई तरीका निकाले कि अच्छा इस तरीके से ये बीमारी तो एटलीस्ट नहीं होगी। तो पहला जो है जनरल वे, वो क्या है? तो टू प्रिवेंट द एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स। अब एयरबोर्न माइक्रोब से अगर बचना है तो क्या करेंगे? दीज आर कैरिड बाय ड्रॉपलेट्स, सो वी कैन प्रिवेंट एक्सपोज बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड। ऐसे जगह पे रहिए जो ओवरक्राउडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ओवरक्राउडेड एरिया में रहने से हम क्या होगा, लोगों के ज़्यादा करीब करीब रहेंगे तो अभी जैसे पीछे बताया था, ये जो ड्रॉपलेट्स है ये उन लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगा जो इन एक पेशेंट के आसपास होगा। ठीक है। दूर में नहीं होगा। आपने कोरोना में सुना होगा ना 2 गज दूरी, तो दैट मीन्स क्या, 2 गज से ज़्यादा ये स्प्रेड नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो ओवरक्राउडेड अगर नहीं होगा, कम क्राउडेड होगा, तो स्पेस 2 लोगों के बीच में ज़्यादा होगा। ठीक है। मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना होगा, यानी कि ऐसे भीड़ भाड़ में, ऐसे ग्रुपिंग में हमें नहीं रहना। ग्रुपिंग में हम नहीं रहेंगे तो हम बीमारियों से बच के रहेंगे। वेयरिंग अप्रोप्रिएट मास्क, प्रैक्टिसिंग हैंड हाइजीन, मास्क लगा के रखना, और हाइजीन, हैंड हाइजीन यानी कि हैंड वॉश जो है ये मेंटेन करना, या फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करना। इन सब चीज़ों से हम एयरबोर्न माइक्रोब से बच सकते हैं। फॉर वाटरबोर्न माइक्रोब्स, by providing safe drinking water, this can be done by treating the water to kill any microbial contamination. अब वाटर से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, वाटर बोर्न माइक्रोब से कैसे बचेंगे? तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हम साफ़ पानी पिएंगे। जिसके और साफ़ पानी हम कैसे पी सकते हैं? तो बाय ट्रीटिंग द वाटर, यानी कि वाटर को ट्रीट करके, कैसे ट्रीट करेंगे? बॉइलिंग या फिर फिल्ट्रेशन। ठीक है। जिससे कि क्या होगा, माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस।
अब जो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस हैं, यानी कि ऐसी बीमारियां जो किसी ऑर्गेनिज्म के वजह से हम तक आती हैं, सो वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट्स, दिस इन टर्न प्रिवेंट मॉस्क्विटो ब्रीडिंग। तो उसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना होगा ताकि ये वेक्टर्स हमारे आसपास ना रहे, यानी मॉस्क्विटोज, फ्लाइज, ये सारी चीज़ें जो है। सो पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। तो पब्लिक हाइजीन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ बाय मेंटेनिंग इम्यूनिटी, हमें अपना इम्यूनिटी मेंटेन करना होगा। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शंस। तो इम्यून सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इससे पहले कि कोई बीमारी हद से ज़्यादा फैले, इम्यून सिस्टम अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कम से कम अगर नंबर्स में माइक्रोब्स हैं तो उसको वो खुद ही ख़त्म कर ले और हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो बहुत सारी बीमारियों को हम इजीली कोप अप कर सकते हैं। वी शुड गेट प्रॉपर एंड सफिशिएंट नरिशमेंट, और हमें प्रॉपर डाइट लेते रहना होगा उसके लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, है ना। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वे। अब स्पेसिफिक वे क्या है, किसी एक बीमारी से खास करके लड़ने के लिए स्पेसिफिक वे जो है वो है बाय इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन। Immunization, that means vaccination. We provide disease-specific vaccines which create immunity against the particular disease. अब एक किसी पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम वैक्सीन ले सकते हैं, जैसे कि कोरोना में हम सब ने क्या लिया, वैक्सीन लिया कोविड-19 का, क्या था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है। तो वैक्सीन्स लेकर के हम किसी एक स्पेसिफिक बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टिटनस, डिप्थेरिया, whooping cough, मीजल्स, पोलियो, कोलेरा, जॉन्डिस एंड मेनी अदर्स। इन सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन्स बन चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर तो बच्चों को आफ्टर बर्थ ही दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री है थोड़ी सी। सो द ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज़ medicinal systems sometimes deliberately rubbed the skin crust from smallpox victims into the skin of healthy people. Smallpox सबसे पहली बीमारी जिसका वैक्सीन बना था वो क्या था, smallpox. They thus hoped to induce a mild forms of smallpox that would create resistance against the disease. तो क्या हुआ था ना कि smallpox कॉज करने वाली जो माइक्रोब्स होती हैं उसको थोड़ा वीक करके, ठीक है, थोड़ा वीक करके क्या किया गया, पेशेंट्स के अंदर, ये लोगों के अंदर इंड्यूस कर दिया गया, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से स्मॉल पॉक्स माइक्रोब से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं था। हमारे इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है, जब कोई बीमारी एक बार आ जाती है और उससे लड़ने के लिए जब हमारा बॉडी सेल बनाता है तो उसको फिर वो अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है कि दोबारा जब वो बीमारी हमारे बॉडी को हो तो वो सेल्स उससे लड़ सके। अब किसी को फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स हुआ है तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि स्मॉल पॉक्स से कैसे लड़ना है, तो इसके लिए क्या होगा, पहली बार में स्मॉल पॉक्स होगा, और स्मॉल पॉक्स इतना फैटल डिजीज़ है कि एक बार में ही इतना नुकसान कर जाता है हमारा कि हम दूसरी बार के लिए सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम अपने बॉडी के नेचुरल इम्यून पर तो डिपेंड नहीं कर सकते ना स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए, तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। और इसके लिए क्या किया गया कि स्मॉल पॉक्स कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उसको वीक करके थोड़ा हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया गया। इससे क्या हुआ, हमारे बॉडी को उसके खिलाफ लड़ने के लिए सेल्स बनाना पड़ा। अब ये वीक है ना स्मॉल पॉक्स वाले माइक्रोब्स, और हमारा इम्यून सेल्स जो है वो इसको आसानी से फिर मार देगा, और फिर हमारा बॉडी जो है इसको एज ए मेमोरी रख लेगा कि अच्छा इस सेल से ये वाला माइक्रोब्स मर जाता है। तो क्या होगा, जब हमें स्मॉल पॉक्स होगा, यानी कि एक्चुअल में जब स्मॉल पॉक्स कॉज करने वाले माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आएंगे तो हमारे बॉडी को पता है कि उससे लड़ने के लिए उसको कौन से सेल्स को भेजना है, ठीक है। सो फेमसली 2 centuries ago an English physician named Edward Jenner realized that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox. तो एडवर्ड जेनर ने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने देखा कि जो मिल्क मेड्स हैं जिन्हें कॉपॉक्स है,
उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, जब ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में इतनी तेज़ी से फैल रहा है, फिर भी इन मिल्क मेड्स को स्मॉल पॉक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कॉ पॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़। कॉ पॉक्स बहुत ही आम डिजीज़ है, बहुत ही कम नुकसान करने वाला डिजीज़ है। सो जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग कॉ पॉक्स टू पीपल। तो उन्होंने क्या किया, कॉ पॉक्स जो है वो लोगों को कॉ पॉक्स कॉज करने वाली माइक्रोब्स देने लगे। एज ही कैन बी सीन डूइंग इन द पिक्चर। देख रहे हैं आप यहाँ पे पिक्चर में वो क्या कर रहे हैं, इस बच्चे को वैक्सीन दे रहे हैं। इस वैक्सीन में है क्या, कॉ पॉक्स वाले माइक्रोब्स हैं, ठीक है। एंड फाउंड दैट दे वी आर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। और उन्हें अब दिखा कि अब उन्हें स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें कॉ पॉक्स होता है उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, कॉ पॉक्स वाले माइक्रोब्स सारे हेल्दी ह्यूमन बींग्स के अंदर इंसर्ट कर दिया ताकि उन्हें स्मॉल पॉक्स ना हो। दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉ पॉक्स वायरस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स और कॉ पॉक्स वायरस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। कॉ इज़ वैका इन लैटिन एंड कॉ पॉक्स इज़ वैक्सीनिया। और कॉ को लैटिन टर्म में वैका कहते हैं और कॉ पॉक्स को वैक्सीनिया। तो इसी से ये जो वर्ड है वैक्सीनेशन, ये टर्म वैक्सीनेशन भी यहीं से डिराइव किया गया है, ठीक है। सो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या समझा, व्हाट वी हैव लर्नड। थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन हिज और हर फिजिकल सराउंडिंग्स एंड हिज और हर इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। डिजीज आर क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रोनिक डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेशन। कम टाइम के लिए होगा तो एक्यूट, ज़्यादा टाइम के लिए क्रोनिक। डिजीज मे बी ड्यू टू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। जो एक जगह से दूसरे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाए वो इन्फेक्शियस, और जो ना फैले वो नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एजेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मे बी यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक और मल्टीसेलुलर। इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं इसमें बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक एस्किहेलमिंथस। The category to which a disease causing organism belongs decides the type of treatment. अब जो disease causing organism है वो किस कैटेगरी का है, यानी कौन से स्पीशीज़ का है, इस पे डिपेंड करेगा उसका ट्रीटमेंट भी, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फिजिकल कंटैक्ट और वेक्टर्स। जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे यानी माइक्रोब्स होंगे वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू या फिर वेक्टर्स के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ मोर डिज़ायरेबल दैन इट्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। अब किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट से बेटर है कि हम उसको होने ही ना दें। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय पब्लिक हेल्थ हाइजीन मेजर्स दैट रिड्यूस एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट्स। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको हम पब्लिक हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके रोक सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इम्यूनाइजेशन। तो ये हेल्थ हाइजीन मेंटेन करना तो जनरल वे हो गया, और स्पेसिफिक वे क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीन लेकर के। Effective prevention of infectious disease in the community requires that everyone should have access to public hygiene and immunization. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ को अगर अच्छे से प्रिवेंट करना है किसी कम्युनिटी से, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को अगर अच्छे से एलिमिनेट करना है किसी कम्युनिटी से, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए पब्लिक हाइजीन और इम्यूनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया कि वाई डू वी फॉल इल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।